पिछले क्लास में हम लोग ये समझ चुके थे कि जिस प्रकार से कांट और वारेनियस ने भूगोल में दार्शनिक आधार को स्वीकार किया और कांट महोदय ने भूगोल को दार्शनिक जो है स्वरूप प्रदान किया था, उसके पहले का जो भूगोल था वो बस भूवर्णन था। भूवर्णन का मतलब केवल पृथ्वी का ही वर्णन किया जाता था, उसके अलावा और कोई बात उसमें देखी नहीं जाती थी। लेकिन उसके बाद वारेनियस महोदय आए और फिर कांट महोदय आए। इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से भूगोल में अपने अपने विचारों के माध्यम से भूगोल को एक दार्शनिक स्वरूप प्रदान किया। और उसके बाद से जो भूगोल था वो एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गया। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब मानव केंद्रित विज्ञान भूगोल को कहा जाने लगा, मतलब मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन उसके बाद इन लोगों कांट और वारेनियस, इसके बाद जो है भूगोल में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसका वर्णन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो इस समस्या को दूर किया, क्योंकि बार बार जो ये होता था कि भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित अभी था नहीं उस समय, है ना, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान नहीं था। उसके बाद हम्बोल्ट महोदय आते हैं। जैसे कि हम्बोल्ट महोदय का सबसे मेन पॉइंट ये था कि ये खोजी पूर्ति के व्यक्ति थे, इन्हें ट्रैवल बहुत करते थे। अपने पूरे जीवन में हम्बोल्ट ने लगभग 6400 किलोमीटर की यात्राएं की थी। पूरे जीवन काल में 6400 किलोमीटर, इसको 4000 मील भी कहते हैं। 4000 मील में लगभग आपका 6400 किलोमीटर होता है। तो हम्बोल्ट महोदय ने 4000 मील या 6400 किलोमीटर की यात्राएं जीवन भर में की। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए और वहाँ पर बहुत सारे कार्य किए। किसी को भी बताने का जो कार्य होता है वो दो तरीके से होता है। या तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई चीज़ आपको कहीं दूर दिखाई दे रही है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो यहीं से बैठे आप एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि हाँ वो चीज़ जो है इस प्रकार से होगी, ऐसा होगा, उसमें ये विशेषताएं होंगी, ये बातें होंगी। और दूसरी बात ये है कि नहीं, आप वहाँ जा करके पता लगाइए कि आखिर वास्तविकता क्या है। तो हम्बोल्ट महोदय जो थे वो घुमंतु और खोजी पूर्ति के व्यक्ति थे, ये जा करके पता लगाते थे। ठीक ना, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा, मंगोलिया, मतलब दुनिया के लगभग विभिन्न हिस्सों की यात्राएं इन्होंने की और अपनी अलग अलग रचनाओं को बताया। इनका सबसे जो प्रमुख इनकी जो रचना है वो है कॉस्मोग्राफी। ठीक है, इसमें पूरे ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है कॉस्मोग्राफी में। उसके बाद व्यूज़ ऑन नेचर और एशिया सेंट्रल, मंगोलिया की यात्रा पर इन्होंने जब गए थे और फिर वहाँ से वापस आते समय मध्य एशिया का भाग होते हुए इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया। तो मुख्य रूप से 3 रचनाएं हैं इनकी। जब ये साइबेरिया की यात्रा पर थे, ध्यान दीजिएगा, जब ये साइबेरिया की यात्रा पर थे तो साइबेरिया की यात्रा पर इन्होंने परमाफ्रॉस्ट, जो वहाँ की तुषार भूमि थी, वहाँ के लिए परमाफ्रॉस्ट नामक शब्द दिया था। ठीक है, साइबेरिया की तुषार भूमि के लिए। ठीक ना, जब ये मैक्सिको की यात्रा पर थे, अमेरिका की यात्रा पर थे, उत्तरी अमेरिका में इन्होंने जो है ओरिनिको नदी को खोजा। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में इन्होंने क्या किया, ओरिनिको नदी को खोजा था हम्बोल्ट महोदय ने। अब यहाँ से बात करते हैं कि ओरिनिको नदी की जो संरचना थी या ओरिनिको नदी पर ये जो है अमेजन क्षेत्र का प्रभाव बताते थे, है ना। अमेजन नदी जो दक्षिणी अमेरिका में बहती है उस पर ये अमेजन क्षेत्र का प्रभाव बताते थे। जब ये पेरू की यात्रा कर रहे थे तो पेरू की यात्रा में उसके तटों पर जो चलने वाली जो जलधारा थी, उस जलधारा को पेरू की जलधारा कहते हैं। लेकिन हम्बोल्ट महोदय ने उनका विश्लेषण किया, इसीलिए उस जलधारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, जो पेरू का जो तट है उस पर जो महासागरीय जलधारा बहती है, उसी महासागरीय जलधारा को पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं, क्योंकि उसका विश्लेषण इन्होंने ही किया। इसके अलावा ये ध्यान दीजिएगा कि हम्बोल्ट जो है आगमनात्मक विधि के समर्थक थे। हम्बोल्ट आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव मेथड के समर्थक थे। इंडक्टिव मेथड के समर्थक थे कौन, हम्बोल्ट। अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ चर्चा करें रीटर को हम लोग फिर पढ़ेंगे, तो जो रीटर थे वो निगमनात्मक विधि के समर्थक थे।
है ना, डिडक्टिव मेथड के समर्थक थे। अब ये आगमनात्मक और निगमनात्मक क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेना है। इंडक्टिव कहता है कि कोई भी ज्ञान हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना होता है, ठीक, सामान्य से विशिष्ट। और दूसरा होता है विशिष्ट से सामान्य। अब ये चीज़ समझ लीजिए, जैसे हम अगर विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से हम सामान्य भूगोल पढ़ रहे हैं। अब उसमें हम एक एक करके सारी विशेषताओं को क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो वह सामान्य से क्या हुआ, विशिष्ट हुआ। और इसी विषय को क्या बोला जाता था, इसी को पद्धति को बोलते हैं आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मेथड। जबकि जो रिटर महोदय थे वह जो है कि निगमनात्मक मेथड के समर्थक थे। वो कहते थे कि नहीं, सामान्य से विशिष्ट नहीं, पहले प्रादेशिक का अध्ययन करिए, एक के बाद एक का अध्ययन करिए और विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़िए। ये कहना था किसका, रिटर का। इसीलिए रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हम्बोल्ट ने कहीं पर भी ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया। अपनी किसी भी रचना में या किसी व्याख्यान में ईश्वर यानी कि गॉड, इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया, ठीक है। ये पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता को मानते थे और पृथ्वी को संपूर्ण रूप से एक प्राकृतिक और जैविक इकाई मानते थे। जबकि रिटर क्या थे, रिटर ईश्वरवादी थे। रिटर की रचनाओं को हम लोग पढ़ेंगे आगे, ईश्वरवादी थे रिटर, उद्देश्यवादी थे, ठीक ना, ये ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। जबकि हम्बोल्ट ने कहीं पर भी ईश्वर शब्द का यूज़ नहीं किया है। ध्यान दीजिए, एशिया की साइबेरिया की तुषार भूमि को, तुषार का मतलब जो पाले वाली भूमि होती है, उसको परमाफ्रॉस्ट नाम दिया था हम्बोल्ट ने। कॉस्मोग्राफी, व्यूज़ ऑन नेचर, एशिया सेंट्रल इनकी रचनाएं हैं। भूगोल को, हाँ एक चीज़ और, अभी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना कि वारेनियस ने क्या किया, भूगोल का द्विभागीकरण कर दिया, जनरल ज्योग्राफी और स्पेशल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल, दो ब्रांचेज बना दी। लेकिन हम्बोल्ट ने सामान्य भूगोल को क्या बोला, भौतिक भूगोल बोला। सामान्य को क्या बता दिया, भौतिक, ठीक ना, मतलब जनरल ज्योग्राफी को हम्बोल्ट ने क्या बताया, फिजिकल ज्योग्राफी बताया। ये बात आप ध्यान में रखें। कहा कि जो सामान्य भूगोल है वास्तव में वही भौतिक भूगोल है ना। और पृथ्वी की सार्वभौमिक एकता का ये समर्थन करते थे, पृथ्वी को संपूर्ण रूप से होल, है ना, एक जैविक इकाई समझते थे। इसके अलावा हम्बोल्ट का जब जन्म हुआ था, है ना, जर्मनी के निवासी थे ये, तो गाटिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़े वहाँ पर जो है कि विज्ञान में, दर्शन शास्त्र में पढ़े, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो हम्बोल्ट ने नहीं पढ़ा हो। जैसे ऐसा नहीं था, जैसे हम लोग क्या है कुछ सब्जेक्ट पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन हम्बोल्ट के साथ ऐसा नहीं था। खोजी पूर्ति के व्यक्ति थे और लगभग गणित, दर्शन, भूगोल और प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, लगभग सारी चीज़ों का अध्ययन इन्होंने किया था। अपने जीवन के प्रारंभिक समय में हम्बोल्ट सेना में गए, सेना में कार्य कर रहे थे, लेकिन इनकी माता इनको अर्थशास्त्र पढ़ाना चाहती थी, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए फिर ये गाटिंगटन यूनिवर्सिटी गए, लेकिन वहाँ इनका फिर मन नहीं लगा। बाद में इनको सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन वहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया और दुनिया के टूर पे निकल गए। और जब निकले तो वापस आए तो कई सारी चीज़ों को बताया, जिसमें सबसे प्रमुख चीज़ क्या है, जैसे कि अगर आप ऊंचाई पे बढ़ रहे हैं, चिम्बारेजो पर्वत पर चढ़े थे ये सबसे पहले, किस पे, चिम्बारेजो, ठीक ना। हाँ, एक व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, फ्रांस के विद्वान थे वो बोनप्लांट। क्वेश्चन में पूछता है, बोनप्लांट को आप याद रखेंगे, फ्रांस के व्यक्ति थे। अपनी सारी जो भी यात्राएं थी ये बोनप्लांट के साथ ही किया करते थे, ठीक ना। इनको पढ़ाने वाले जो विद्वान थे, जिनके अंतर्गत, जिनके अंडर में रह करके इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट की थी, उनका नाम था वार्नर। वार्नर क्या थे, फ्रांस के भूगर्भ शास्त्री थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वार्नर फ्रांस के भूगर्भ शास्त्री थे, महान विद्वान है ना। भूगर्भ की रचनाओं को बताने का श्रेय वार्नर को दिया जाता है। वार्नर की जो अवधारणा थी आग्नेय और विशाल चट्टानों के बनने की, तो ज्वालामुखी से संबंधित नहीं थी। लेकिन हम्बोल्ट ने जब पेरू और चिली की यात्राएं की, वहाँ पर जब ज्वालामुखी पर्वतों पर हम्बोल्ट गए तो बताया कि नहीं,
जितने भी पत्थर हैं ये सब, चाहे आग्नेय हो चाहे बेसाल्ट हो, ये सब क्या है, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण विकसित हुए हैं, न कि इनका पृथ्वी की आंतरिक चीज़ों से कोई संबंध है ना। बाहर ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा आए हैं, ये बताया हम्बोल्ट ने। दूसरी चीज़, जब ये पर्वत की ऊंचाई पर चढ़े चिंबाराजो, जब ऊपर गए तो वहाँ पर इनको कुछ दिक्कतें आने लगी। दिक्कतें क्या हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो सबसे पहले हम्बोल्ट ने ही बताया कि अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो आपके बॉडी में परिवर्तन होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा, मतलब साइंटिफिकली ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम्बोल्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो आपके बॉडी में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, आपको दिक्कत महसूस होगी। तो ये सारी बातें थी, है ना, हम्बोल्ट की। आप इनको जानिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली उसको एक बार समझ लीजिए। परमाफ्रॉस्ट, साइबेरिया की तुषार भूमि को परमाफ्रॉस्ट नामक शब्द से संबोधित किया हम्बोल्ट ने। कॉस्मोग्राफी, व्यूज ऑन नेचर यानी कि प्रकृति दिग्दर्शन करके आता है। और एशिया सेंट्रल, ठीक है, ये कार्य किसका है, हम्बोल्ट का। इसके अलावा कालमापी, समय मापक, काल मापी समय मापक का व्यवस्थित रूप से प्रयोग करके देशांतरों का निर्धारण करने वाले विद्वान हम्बोल्ट थे, जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान के देशांतर को बता देते थे। क्लियर है। तो इतनी सारी बातें आपको क्या करनी है, जाननी है। हम्बोल्ट और रिटर में काफ़ी असमानताएं भी थी और काफ़ी समानताएं भी थी। जब रिटर को हम लोग पढ़ेंगे तो बाकी की सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हम्बोल्ट का जन्म 1769 में हुआ था और 1859 में ये मर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। रिटर का जन्म हम्बोल्ट के 10 साल बाद हुआ, ठीक है, 1779 में हुआ था, लेकिन रिटर भी क्या हुए, 1859 में मर गए थे। बर्लिन में ये लोग मिले भी थे ये लोग। रिटर आर्म चेयर ज्योग्राफर थे, हम्बोल्ट जो है आर्म चेयर नहीं थे। रिटर बैठे बैठे चीज़ों को बताने में विश्वास रखते थे, हम्बोल्ट घूम करके बताने में, यात्रा करके बताने में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। हम्बोल्ट ने वन और वर्षा में धनात्मक संबंध बताया। हम्बोल्ट ने बताया था कि जहाँ पर वन ज़्यादा है वहाँ पर वर्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी, या जहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है वहाँ पर वन भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्लियर। इसके अलावा हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास रखते थे। प्रकृति को ही वो क्या मानते थे, सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण मानते थे। क्लियर। हम्बोल्ट का ये कहना था कि जो तापमान होता है, तापमान का अगर मानव ऊंचाई पे जाएगा तो तापमान का, वायु का मानव के शरीर पे क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और उससे मानव क्या होगा, प्रभावित होगा। इसके अलावा हम्बोल्ट की जो बहुत खूबसूरत एक वाक्य था वो ये था कि कोई भी प्रजाति इस दुनिया में श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी प्रजाति इस दुनिया में हीन नहीं है। सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है, पृथ्वी है। न तो कोई श्रेष्ठ है और ना तो कोई हीन है। वस्तुतः सब के सब क्या हैं, एक ही हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ हम्बोल्ट ने बताई। आगे चल के काफ़ी विद्वानों ने इनका अनुसरण भी किया था। ठीक है, तो अब आगे हम लोग समझेंगे रिटर को। ठीक, कार्ल रिटर की क्या रचनाएं हैं, क्या कार्य हैं, बाकी चीज़ें, और हम्बोल्ट के साथ उनकी समानताएं और असमानताएं अगले क्लास में हम